यस बेटा, अब जो नया टॉपिक मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, दिस वन इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। मूल कंसेप्ट का टॉपिक है। दिस इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशंस। ध्यान से सुनिए बेटा, इसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आया हमारे पास केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, इसके नोट्स भाई मैं आपको बना करके दे रखे हैं, केवल समझाऊंगा यहाँ पे कि जैसे मान लो हमारे पास एक H2 है और दूसरा O2 हो गया, ये मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। फॉर एन एग्जाम्पल कि हमारे पास एक H2 है और एक O2 है और ये दोनों मिलकर के H2O बना रहे हैं। तो जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इनमें जो 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, या अगर मान लो मैं ऐसा करता हूं, यहां लिखता हूं N2 हो गया या 3H2 हो गया और यहां से 2NH3 बना दिया। समझ रहे बेटा? तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां से यहां मैं ये बोलूंगा कि 2 या 2 से ज्यादा 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस इंटरेक्ट विद ईच अदर। 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट हो रहे हैं और इंटरेक्ट होने के बाद क्या बना रहे हैं, नया सब्सटेंस बना रहे हैं। दिस वन न्यू वन। अगर H2 की बात करें तो ये अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन अलग है, 2 सब्सटेंस है, इन्होंने मिलकर के एक नया सब्सटेंस बना दिया। एंड अगेन ये N2 है, ये हाइड्रोजन है, इसने मिलकर के NH3 बना दिया, अमोनिया बना दिया। इसमें हम क्या चीज देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जो H और H है इसके बीच का सिंगल बॉन्ड है, जो O और O है इसके बीच का डबल बॉन्ड है। यहां ये बॉन्ड टूट रहे हैं और ये बॉन्ड टूटने के बाद H2O बन रहा है, मतलब ऐसे करके ये वाला जो न्यू बॉन्ड है वो ये बन रहा है, H और O के बीच वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है। गॉट द कंसेप्ट? यहां भी हम बोल सकते हैं N और N के बीच का ट्रिपल बॉन्ड है, और दूसरा क्या हो गया, H और H के बीच का सिंगल बॉन्ड है। यहां से NH बना दिया, NH3, ऐसे करके हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये H ऐसे ड्रॉ कर दिया। समझ रहे हैं आप कि यहां पे क्या हो रहा है कि 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं और नया सब्सटेंस बना रहे हैं। नया सब्सटेंस जब वो बना रहे हैं तो जो इनके ओल्ड, इन्हें बोला जाएगा कौन से बॉन्ड्स हो गए, ये दीज आर ओल्ड बॉन्ड्स, ये पुराने बॉन्ड्स हैं, इनको तोड़ दिया जा रहा है, ये टूट रहे हैं। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन और यहां क्या बन रहे हैं, दिस वन अमोनिया या वाटर, और यहां क्या बन रहे हैं, न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट द कंसेप्ट बेटा? यस एंड नो? अगर ऐसा कहीं पे हो रहा, द प्रोसेस इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस आर इंटरेक्ट विद ईच अदर और इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस वेयर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, या ओल्ड बॉन्ड्स टूट रहे हैं एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, नए बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, केमिकल रिएक्शन। फिर आता हमारे पास दिस वन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कितना सा अंतर है इन दोनों के बीच में, थोड़ा समझेंगे आप। केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। अगर हम इस किसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम क्या कर दें, सिंबोलाइज कर दें, केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबोलाइज कर दें और एक केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से, किसकी हेल्प से, एक केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से अगर हम केमिकल रिएक्शन को सिंबोलाइज कर दें, सिंबल दे दें, तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, केमिकल इक्वेशन। जनरली जब हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन यहां थोड़ा आपको बारीकी ये समझना है कि रिएक्शन में तो इंटरेक्शन हो रहा है, जो हमारे पास जो पहले वाले कंपाउंड्स थे वो नए कंपाउंड्स को बना रहे हैं, पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, नया बॉन्ड बन रहा है। और यहां हम क्या बोलते हैं इक्वेशन में
कि वो जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड था उसको हमने क्या कर दिया, सिंबलाइज कर दिया। कि जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन लिखता हूं तो सिंबलाइज करने के लिए क्या किया, H2, फिर मैंने क्या लिख दिया, O2 ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन करके मतलब रिएक्टेंट को भी और यहां से क्या बना दिया, प्रोडक्ट, दोनों को हमने क्या कर दिया, सिंबलाइज कर दिया किसी केमिकल फॉर्मूले की हेल्प से। इसे बोला हमने केमिकल इक्वेशन। नाउ द थर्ड वन, इसके अंदर पार्ट बनता है जिसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, और दूसरा पार्ट इसके अंदर बना, दिस वन इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मान लो हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो रिएक्टेंट कौन होगा, सबसे पहली बात तो रिएक्टेंट वो होता है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट वो होता है जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, जो इधर लिखा जा रहा है और जो इधर लिखा जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड वाला हो गया प्रोडक्ट। और लेफ्ट हैंड साइड वाले के अंदर क्या आता है, एक चेंज आता है, मतलब रिएक्टेंट इज दैट हैविंग टेंडेंसी टू ब्रॉड अ चेंज, जिसके अंदर एक चेंज आएगा। एंड प्रोडक्ट इज दैट विच इज फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल चेंज। प्रोडक्ट इज दैट विच इज फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल चेंज, किसी केमिकल चेंज के द्वारा बनने वाला जो चीज बन रहा है, केमिकल चेंज के बाद जो बन रहा है उसे क्या नाम दे दिया हमने, प्रोडक्ट बोल दिया। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो प्रोडक्ट है उसे क्या बोला, वो राइट हैंड साइड में है, और जो रिएक्टेंट है वो क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में। अगला पार्ट इसके अंदर बना, यहां मैं लिखता हूं दिस वन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर मैंने यहां पे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा, जैसे अभी मैं रिएक्शन आपको बता रहा हूं, बार बार यही बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, H2O2 मिलकर के क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, ठीक है बेटा। इसमें क्या चीज है कि हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, और जो प्रोडक्ट यहां बना उसमें हाइड्रोजन 2 आगे और ऑक्सीजन 1 आया। तो आपको क्या करना है, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो दिस वन इज कॉल्ड, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए ये बैलेंस्ड नहीं है। और अगर मान लो मैं यहाँ लिख दूं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर लिखूं बेटा तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास H2, यहाँ O2, और यहाँ पे क्या बना H2, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते हैं उसे बोलेंगे अनबैलेंस्ड, और जहाँ इक्वल होंगे उसे बोलेंगे बैलेंस्ड। दैट्स वाई अगर ये 2 था इसके आगे 2 लगा दिया, जैसे हमने यहाँ 2 लगाया, हाइड्रोजन 4 हो गया, इसके आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। नाउ द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया बेटा कि बैलेंस्ड किसे बोला और अनबैलेंस्ड किसे बोला। ये 6वीं 7वीं 8वीं क्लासेस के अंदर ये चीजें आपको सिखाई जाती हैं। मैंने आपको केवल और केवल आपको रिमाइंड करवाया कि अब हम केमिस्ट्री यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो जो बेसिक चीजें हैं हर एक बच्चे को बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए। किसे केमिकल रिएक्शन बोला, किसे केमिकल इक्वेशन बोला, रिएक्टेंट कौन होता है, प्रोडक्ट कौन होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी है, ठीक है बेटा। नाउ लेट अस मूव, अगला टॉपिक हमारे पास आता है कि भाई स्टोइकियोमेट्री को अगर बेस माने तो क्या क्या चीजें हमारे पास स्टोइकियोमेट्री के अंदर आती हैं। देखो यस बेटा, देखो आप हमारे पास मैंने लिखा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी है, दिस वन 2KClO3, इसे हीट किया 2KCl हो गया और 3O2। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमेशा मोल्स रेशो या इसे बोला जाता है मोलर रेशो लिया जाता है। व्हाट द कंसेप्ट, इसके अंदर कभी भी मास रेशो नहीं लिया जाता है। ये सभी बच्चों को याद रखना है। जब भी आप किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखो तो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमेशा क्या किया जाता है, मोलर रेशो लिया जाता है। इसके 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स, इसके 3 मोल्स, क्या लिया जाता है, मोल्स रेशो या मोलर रेशो। लेकिन कभी भी क्या नहीं लेते हैं, मास रेशो नहीं लेते हैं। अब हमारे पास यहां अगला कंसेप्ट बनता है, दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोला गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं? जैसे मान लो मैं बहुत सारी रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे हमने अभी लिखा था H2 प्लस O2 मिल करके H2O बना रहा है, इसके आगे 2 लिखा, इसके आगे 2 लिख दिया। या जैसे मान लो एक रिएक्शन और लिखूँगा, N2 हो गया, 3H2 हो गया, यहाँ से 2NH3 बना दिया। या थर्ड वन ऐसा करो, यहाँ मैग्नीशियम को ले लो, ये ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सारी की सारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ध्यान रखेंगे आप। ये 2 हो गया, इसके आगे 2 लिख दिया। या जैसे मान लो हमारे पास ये मीथेन है, मीथेन का कंबशन करो, यहाँ से CO2 बनेगा, H2O बनेगा। मीथेन हाइड्रोकार्बन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कितना कार्बन हो गया? एक कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? 4 है। 4 का मतलब कितना हो गया? 2। 4 ऑक्सीजन मतलब कितना हो गया? 2। या मान लो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये मिल करके CO बना रहा है, तो 2 कर दिया, इसके आगे 2 कर दिया। या हम ऐसा करते हैं, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये मिल करके CO2 बना रहा है। बहुत सारी रिएक्शंस हम लिख सकते हैं, एंड दीज ऑल आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड आई हैव टोल्ड यू कि अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो इसमें आपको क्या काउंट करना होता है? मोल्स रेशो को काउंट करना होता है, मोलर रेशो, नॉट मास रेशो। इसलिए अगर यहाँ पे मोल्स रेशो की अगर बात करें, ध्यान से सुनेंगे, अगर यहाँ पे मोल्स रेशो अगर देखें तो ये कितना हो गया? ये 2 हो गया, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया? 1 हो गया, और इसका कितना हो गया? 2 हो गया। इसलिए ये रेशो हमने बना दिया। यहाँ कितना बनेगा बेटा? ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 हो गया। बाय मोल्स बोला जा रहा है बेटा, ध्यान देंगे। यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और 2 हो गया। यहाँ कितना बना? 2 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 2। ये 1 हो गया, 1 हो गया, और 1 हो गया, 1 1 के रेशो में है। या हमारे पास हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वन CaCO3, इसको हीट किया, CO बनाया, और यहाँ से क्या बना दिया? CO2 बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि आगे ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। ये मोल्स रेशो जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी कितना हो गया? 1 हो गया। 1 1 का रेशो, दिस वन 7th नंबर की इक्वेशन। तो हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी उसको हमने किस में डिफाइन कर दिया? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल दिया। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन होती है? जो इनके आगे जो हमें मोल की टर्म लिख रहा हूं वो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक क्या बना? कोएफिशिएंट बना। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का बेस क्या है? मोलर रेशो है, नॉट द मास रेशो। बहुत क्लियर है बेटा। अब इसके ऊपर जो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, आगे जाकर के आएगा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल पैटर्न बनता है। तो लेट अस मूव। यस बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। दिस वन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। कौन सा टॉपिक आया? दिस वन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर आएगा द फर्स्ट वन मोल एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देंगे आप। मोल एनालिसिस, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा इन द लोवेस्ट इंटीजर, किसमें होना चाहिए? लोवेस्ट इंटीजर में इसे काउंट करते हैं। ये आपको सभी बच्चों को ध्यान है कि ये अपने आप में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं। आई एम सेइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड द फर्स्ट वन जो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर जो पहला टर्म बना उसे नाम दिया हमने मोल एनालिसिस। अब ये मोल एनालिसिस क्या है, कैसे करके न्यूमेरिकल पैटर्न को आप सॉल्व करेंगे यहां से। तो मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। यहाँ हमने लिखा KClO3, इसे कंपाउंड का नाम है पोटाशियम क्लोरेट। इसे हीट किया, पोटाशियम क्लोराइड एक बना, ऑक्सीजन दूसरा बना। बैलेंस करेंगे, इसके आगे 2 हो गया, इसके आगे 2 हो गया, इसके आगे 3 हो गया।
ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। याद रखेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं अभी। आई एम सेइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मोल मोल एनालिसिस से अभी हम जो न्यूमेरिकल पैटर्न सॉल्व करेंगे उसके लिए रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे होनी चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो भाई क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? हम ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं NaClO3। यहां मैं एक इक्वेशन तैयार कर रहा हूं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, इसके जो न्यूमेरिकल पैटर्न बनेंगे। तो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया आपने, KCl NaCl लिख दिया, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स लिखिए NO2। क्या आपको समझ में आया? और ये एक दूसरे के बराबर करते हैं। क्या करते हैं? बराबर। और जितना इसके नंबर ऑफ मोल बना, इसका नंबर ऑफ मोल कितना लिखा NaClO3, उसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। KClO3 के मोल ऊपर लिखे, नीचे 2 लिखा। ये 2 आया कहां से? ये 2 आया इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था। गॉट द कंसेप्ट? यहां कितना लिखूंगा? NaCl था हमारे पास, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कितना? 2। नीचे 2 लिखा, यहां लिखा NO2, इसके नीचे कितना लिख दिया? बराबर कितना लिख दिया? यहां हमने NO2/3 लिख दिया। गॉट द कंसेप्ट? एक नई इक्वेशन हमारे पास बनी है। हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल पैटर्न बनेंगे बेटा, हमने क्या करना है, इस कंसेप्ट को बेस मानना है और इस कंसेप्ट को बेस मान करके न्यूमेरिकल पैटर्न को हम सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, हमारे पास एक क्वेश्चन है और कैसे करके हम उसे सॉल्व करेंगे। वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles of KCl and O2 when 367.5 gram of potassium chlorate is heated। ध्यान से सुनो बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl and O2 when 367.5 gram of KClO3 इज हीटेड। अब मैंने कंसेप्ट आपको दिया था कि भाई जितनी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इनका बेस मास रेशो नहीं है, इनका बेस क्या है? मोल्स रेशो है। दैट्स व्हाई, जबकि हमें यहां किसमें दे रखा है? मास दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोरेट का मास दिया है। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो भाई ये आता है कि ऐसा करो कि जो इसका मास है उस मास को किस में चेंज करो? मोल में चेंज करो। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। सबसे पहला काम क्या है कि जो हमारे पास KClO3 है, NaClO3 निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 निकालने के लिए क्या करेंगे? मास कितना दिया है? 367.5 डिवाइडेड बाई बनेगा मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। अरे n निकालने का तरीका क्या है? सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि n बराबर क्या करते हैं? गिवन मास बाई मोलर मास। तो अगर मान लो पोटेशियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं KClO3, तो पोटेशियम कितना हो गया? 39। क्लोरीन कितना हो गया आपका? 35.5। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। तो कितना हो जाएगा? 48 और 0, मतलब ये 5 बन गया। 8 और 5 13 और 13 9 3 22, ये 2 बन गया। और 4 2 6 और 6 12, मतलब कितना हो गया? 122.5। कितना बना? मोलर मास बन गया 122.5। इसलिए NaClO3 जब आपने निकाला, यहां हमारे पास गिवन मास आया 367.5। इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से 122.5। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 3 से अगर मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आएगा? यहां से n की वैल्यू जो बनेगी वो n कितनी बनेगी? इट जस्ट इक्वल टू 3। n निकाल दिया आपने। अब जब आपने n निकाल दिया, मतलब n ऑफ KClO3 आपने निकाल दिया, और n ऑफ KClO3 अगर आपने निकाल दिया तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई अब करेंगे हम। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। आपको निकालना क्या है? KCl के मोल्स निकालने हैं और दूसरा ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं। तो KCl के मोल्स कैसे निकालेंगे? अगर आपको KCl के मोल्स निकालने तो क्या करेंगे?
NaClO3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर NaCl डिवाइडेड बाई 2। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। अब हमने क्या किया, निकालना तो NaClO3 है, इसलिए इस 2 को यहाँ भेज देंगे तो बराबर क्या होगा, अगर इसे लिखेंगे NaClO3 कितना है 3, इसके नंबर मोल्स 3 है, बाई कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया NaCl बाई हो गया 2। इसे 2 को यहाँ ले आओ, अगर इस 2 को आप यहाँ ले आते हैं तो NaCl बराबर क्या बनेगा 3/2 और इंटू कितना हो जाएगा जो 2 यहाँ आया था, ये 2 से 2 कैंसिल, जो बराबर कितना आ गया, दिस वन इज कॉल्ड NaCl। यस एंड नो। अब एक चीज़ आपको थोड़ा और ध्यान दिलाता हूँ कि अगर आप यहाँ देखें कि जो पोटाशियम क्लोरेट है इसके नंबर ऑफ मोल कितना है 2 है, और इसका भी नंबर ऑफ मोल क्या 2 है, तो अगर सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों के दोनों 1:1 के रेशियो में है। समझ रहे बेटा, अरे किसके रेशियो में है, ये 1:1 के रेशियो में। यहाँ भी 1 मानेंगे और यहाँ भी 1, क्योंकि 2:2 है तो 1:1 का रेशियो बन गया। तो क्या हुआ कि NaClO3 का कितना आया था मोल, इट्स जस्ट इक्वल टू 3। तो जितना NaClO3 आएगा उतना ही क्या बनेगा, NaCl भी बनेगा, इसलिए 3 मोल्स आया KClO3 के, तो 3 मोल्स किसके भी आ गया हमारे पास, पोटाशियम क्लोराइड के बन गए। अब आपको क्या निकालना है, अनदर वन, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ऑक्सीजन के, तो क्या करेंगे बेटा, फिर अगेन NaClO3 बाई क्या बनेगा 2 बराबर बनेगा NO2 बाई 3 बन गया। अब क्या करेंगे आप, NO2 निकालना है, तो NO2 निकालने के लिए ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो NaClO3 कितना है 3/2 कितना है, दिस वन 3/2 कर दिया, और इनटू ये 3 ऊपर ले आओ, यहाँ ले आए, बराबर क्या लिख दिया आपने NO2 क्या लिख दिया बेटा NO2, और ये कितना बनेगा, दिस वन 9/2, जो बराबर क्या लिख देंगे NO2। यस एंड नो, समझ में आया बेटा आपको, बहुत क्लियर है। एक तो भाई हमारे पास ये तरीका है, एक इसका तरीका और है, इजी तरीका, ये तो बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, एक इजी कैलकुलेशन वाला तरीका हमारे पास है। मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिख देता हूँ, 2KClO3 से 2KCl एक बना और 3O2 दूसरा बना। क्या करना बेटा आपने, ऐसी कैलकुलेशन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो भाई ऐसा करो, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो 367.5 बाई क्या करेंगे आप 122.5, जो बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है बेटा, अब किसका निकालना है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो, ये रिएक्टेंट इसके लिए आ गया, ये इसके लिए आ गया। अगर आपको KCl के मोल्स निकालने हैं, ध्यान से सुनो, हाँ ये समझने वाला कंसेप्ट है। तो अगर आपको KCl के मोल्स निकालने हैं तो N बराबर क्या कर देंगे NaCl बराबर जितना इसका मोल है, इसका मोल कितना है 2, और इसके बाद इसका मोल कितना है 2, तो इसके मोल को, प्रोडक्ट के मोल को रिएक्टेंट का जो मोल था उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या किया हमने 2/2 किया, और जितने मोल आए थे इसके, कितने मोल आए थे 3 मोल आगे थे, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर कितना आ जाएगा 3। यस एंड नो। देखो यहाँ देखो, यहाँ हमने KCl के मोल को निकालने के लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन की है, और जबकि यहाँ देखो आप, यहाँ केवल इसके मोल अगर आपको पता है तो इसके मोल निकालने के लिए क्या किया आपने, इसका पोटाशियम क्लोराइड का स्टोइकियोमेट्री जो था उसको KClO3 के स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया, और जितना मोल आया था उस मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आया, आंसर आया 3। क्या आया, ये किसके मोल आए, NaCl के मोल आ गए। क्या यहाँ 3 आया था, नहीं आया था, देखो अब यहाँ भी 3 आया था। और अगर आप यहाँ निकालो, अगर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्टोइकियोमेट्री, ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्री कितना 3 है, और डिवाइड बाय किसके करेंगे, क्योंकि बेस तो हमारे पास KClO3 है, उसी का अमाउंट दे रखा था, वहीं से आपने मोल निकाला, तो इसका स्टोइकियोमेट्री कितना 3 है, डिवाइड करेंगे, और KClO3 का स्टोइकियोमेट्री कितना 2 है, ये इतना हो गया। और फिर क्या करेंगे, इसके जो मोल निकाल दिए थे, कितने मोल निकाले थे 3, बराबर कितना आ जाएगा, दिस वन 9/2, जो बराबर आया आपका NO2। तो ये हमने इतने बड़े कंसेप्ट में करवाया, और ये इजीली हमने एक लाइन में हमने इसे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया।
जो टॉपिक आपको, जो भी तरीका आपको ज़्यादा पसंद आए, जो आपको समझ में आए अच्छे ढंग से, उस वाले टॉपिक को चूज करो। होप सो गुड। आने तो आपको दोनों ही कंसेप्ट चाहिए। ठीक है बेटा, तो इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही बनता है, और बाकी जो वीडियोस होंगे वो आपको कल मैं आपको प्रोवाइड करूँ। थैंक्स बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा मैं आपको जो हमारा कल वाला टॉपिक था उस पर बेस्ड जो हमारे न्यूमेरिकल पैटर्न बच रहे हैं उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करता हूं। और ध्यान देंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन या प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन कैसे करके हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था, दैट वाज मोल मोल एनालिसिस। पहला पार्ट क्या था इसका? मोल मोल एनालिसिस था। और इस मोल मोल एनालिसिस के अंदर केस नंबर फर्स्ट है कि अगर हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है, अगर हम केवल और केवल सिंगल रिएक्टेंट की बात करें, एक ही रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, वो सारा का सारा कल आपको डिटेल में बता दिया था। ठीक है बेटा, तो लेट अस मूव। मैंने आपको बताया था कि ऐसे केसेस में अगर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं कि जितने उनके मोल्स होते हैं, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, जितने उनके मोल्स होते हैं उनको हम उनके स्टोइकियोमेट्री से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और एक दूसरे के इक्वल में रखते हैं। ये कैलकुलेशन आपको सारा कल बता दिया था। अब आज बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर प्रोड्यूस्ड एट STP बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ CaCO3। आपको ध्यान ये रखना है कि जितने भी सारे ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ सारे के सारे किस पे बेस्ड हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड हैं। दीज ऑल आर बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो हर एक रिएक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर मान लो इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लिखूँ, इसका आंसर लिखूँ, तो क्या होगा भाई कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपने हीट किया, सभी बच्चों को याद है, ये पहले भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है 9th 10th में, कि कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन जिसे बोला जाता है, अगर आप उसे हीट करते हैं तो एक CaO बनता है, एक CO2 बनता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ हमारे पास आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है? ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, जिस चीज़ को आपको निकालना है वो ऐसे करके लिख देंगे। आप समझेंगे इनकी बारीकियां बेटा कैसे करके ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। इनकी बारीकियां, इनके बेसिक्स अगर आपको समझ में नहीं आया तो कितना भी मैं करवा दूं, कितने में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करवा दूं, लेकिन वो 0% है। लेकिन एक एक चीज़ें जो बेसिक चीज़ें वो अगर आपको समझ में आ गई कि कैसे करके सॉल्व किए जा रहे हैं न्यूमेरिकल, तो आपको फिर पैटर्न जैसे भी मिले आप फटाफट उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे आप कि आपको निकालना क्या था, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2। सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन देखी कि बैलेंस है या नहीं है, तो ये तो बैलेंस है। और एक चीज़ और भी आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन आपके पास है इसमें सभी का स्टोइकियोमेट्री, इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत तो नहीं होती है। लेकिन याद रखेंगे कि ये किस रेशो में है, 1 1 1, इस रेशो में है। ये इनका स्टोइकियोमेट्री आ गया। अब आपको निकालना क्या है कि STP पे कितना CO2 का वॉल्यूम लीटर में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ CaCO3। आपको दिया क्या है, CaCO3 दिया है, इसका कितना ग्राम दिया है, यहाँ आपको W दिया है, W CaCO3 कितना दिया है, 25 ग्राम। बहुत क्लियर है बेटा। अब आपको याद रखना है कि जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है उसका जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ CaCO3, कैल्शियम कितना हो गया 40, एक बार नहीं कई बार बता दिया, कार्बन 12 हो गया, 3 इंटू कितना हो गया 16 हो गया, ये सारा मिला करके 100 आपका आंसर आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास आ गया 100। अब W आ गया 25, तो N निकालो भाई। पहला काम तो ये है कि N निकालो। N निकालने के लिए क्या किया, गिवन मास, गिवन मास कितना 25, मोलर मास कितना आ गया 100, जो बराबर कितना आ गया 1/4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, किसके आगे, कैल्शियम कार्बोनेट के। अब आपने निकालना क्या है, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि आप इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकालो। किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, CO2 के। वैसे ये 1:1 के रेशियो में है, आप समझ पा रहे हैं। तो जितना मोल CaCO3 का आएगा उतना ही मोल किसका भी आएगा, CO2 का भी आएगा।
लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाह रहे हैं तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है उसको, और किसकी स्टोइकियोमेट्री से, कैल्शियम कार्बोनेट का स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1 है, 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, और इसके कितने मोल थे, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल जो आपने निकाल दिए 25 ग्राम से, ये आया 1/4, तो इंटू क्या कर देते हैं 1/4 करते हैं, तो जो बराबर कितना आ जाएगा, इट जस्ट इक्वल टू 1/4। कितना आ गया, ये 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि कैसे करके कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री का यूज करेंगे बाकी जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे। तो अब आपको निकालना क्या, वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है, इस CO2 का निकालना है। तो वॉल्यूम बराबर क्या बनेगा, आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया था, अगर आपको याद है कि N बराबर क्या होता है, वॉल्यूम एट STP। ठीक है बेटा, STP बाई क्या बनेगा 22.4 लीटर, ये आपको सिखा रखा पहले। तो अगर आपको ये वॉल्यूम निकालना है तो N इंटू क्या कर देंगे, N इंटू 22.4, और N कितना आ गया हमारे पास, ये 1/4 आ गया, और ये कितना हो गया 22.4 हो गया। अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो कितना बनेगा, 4 पंज 20 हो गया। ठीक है, और 6 20 22 और 4 6 24, मतलब 5.6 लीटर बन जाएगा। गॉट द कंसेप्ट। कैसे करके हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया बेटा, सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, बहुत क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यहाँ पे सिल्वर का कार्बोनेट दिया है, सिल्वर कार्बोनेट को हीट किया, यहाँ से सिल्वर हो गया, CO2 हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही। ध्यान देंगे ये भी गैसेस फॉर्म में है और ये भी गैसेस फॉर्म में है। क्या बोला कि कैलकुलेट द वेट ऑफ रेजिड्यू, वेट ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रेजिड्यू ऑब्टेन्ड। ध्यान देंगे बेटा, मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, देखो आप, हाँ ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने क्या किया, Ag2CO3 को लिया बेटा, और इसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसे हमने क्या किया, गर्म करना स्टार्ट किया। अब जैसे आप इसे गर्म करेंगे तो क्या क्या चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा इसमें सिल्वर बनेगा, देख रहे हैं आप, दूसरा बनेगा क्या, CO2 बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, दिस वन द थर्ड वन इज, इसमें तीसरा बन गया ऑक्सीजन बन गया। तो ये दोनों तो गैस हैं, ये भी गैस है, और हमारे पास कंटेनर कैसा, ओपन कंटेनर है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई रेजिड्यू, मतलब ये तो गैसेस जो हैं वो तो ऊपर निकल जाएंगे, गैसेस जो हैं, तो बचा क्या हमारे पास, सिल्वर। इसलिए रेजिड्यू, ये जो सिल्वर है ये किसका काम करेगा बेटा, ये रेजिड्यू का काम करेगा। मतलब CO2 और ऑक्सीजन जो है रेजिड्यू नहीं है। क्या बोला मैंने, CO2 और ऑक्सीजन क्या नहीं है, रेजिड्यू नहीं, केवल रेजिड्यू कौन है, सिल्वर है। ठीक है, CO2 और ऑक्सीजन क्या नहीं है, रेजिड्यू नहीं है, केवल और केवल क्या है, सिल्वर क्या है, रेजिड्यू है। बहुत क्लियर है, यस एंड नो। ठीक है बेटा, तो ये रेजिड्यू आ गया हमारे पास, और ये CO2 और O2 बन गया हमारे पास गैसेस। क्वेश्चन क्या है कि वेट ऑफ रेजिड्यू निकालना है, व्हेन 55.2 ग्राम ऑफ Ag2CO3, इसको हमने हीट किया। सेकंड पार्ट क्या है इसका, कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व एट STP। STP पे कौन कौन सी गैसेस इवॉल्व हो रही है, मतलब एक CO2 हो गया और एक O2 हो गया, इसका क्या निकालना है, इनका वॉल्यूम भी निकालना है। तो ध्यान देंगे बेटा, ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फिर हम वही करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, और अगर मान लो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। ये आया हमारे पास Ag2 और CO3, यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना Ag बन गया 2Ag, ये CO2 हो गया, और 1/2 O2। लेकिन ध्यान देंगे, मैंने कहा था कि इनका जो लोवेस्ट इंटीजर होता है उसमें रिएक्शन को लिखते हैं, लेकिन यहाँ 1/2 है, इसको 1/2 के बजाय इसको फ्रैक्शनल के बजाय होल नंबर में लिखने की कोशिश करें। इसलिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे होल नंबर बनाने के लिए। ठीक है बेटा, तो क्या किया हमने, यहाँ बनेगा 2 Ag2CO3 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये बनेगा आपका 4 Ag बन गया, प्लस किया 2 CO2 बन गया, और प्लस करके क्या बन जाएगा आपका O2। बहुत क्लियर है बेटा। अब हमारा लेना देना इस रिएक्शन से नहीं है, हम किससे चलेंगे आगे, विद द हेल्प ऑफ द 2 Ag2CO3 हो गया, 4 Ag हो गया, 2 CO2 हो गया, और ऑक्सीजन हो गया। अब
जब हमारे पास ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई है तो उसके बाद क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट वेट ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन्ड। इसका वेट निकालना सिल्वर का, कहाँ से निकालना है, व्हेन 55.2 ग्राम ऑफ Ag2CO3 इज हीटेड, तो आपको निकालना है W। किसका निकालना है, इसका, किसका, सिल्वर का। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसके बीच में लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि इसका भी निकालो, ये भी निकालना है वॉल्यूम। यहाँ W के लिए हमने ये बना दिया। हमारे पास Ag2CO3 कितना है, ये इसका W आपको दिया है बेटा 55.2 ग्राम, ये दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या है कि भाई मोल मोल, हम पढ़ क्या रहे हैं, मोल मोल एनालिसिस, इसलिए भाई ग्राम को किस में चेंज कर दो, मोल में चेंज करो। तो मोल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास बाई क्या बनेगा, मोलर मास। अब हमारे पास कंपाउंड क्या है, Ag2CO3, तो सिल्वर कितना होता है, सिल्वर होता है 108, ठीक है बेटा। कार्बन कितना हो गया, कार्बन 12 हो गया, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 × 16 हो गया, तो कितना हो गया, मतलब 2 × 8 = 16 हो गया, 2 ये ऐसे करके बना दिया, ये कितना हो गया 12 हो गया, और 16 × 3 = 48 हो गया, है ना। 8 8 तो 10 × 6 16, और 4 1 5 1 6 1 7 हो गया, और 2 मतलब कितना आ गया बेटा, ये 276, कितना आ गया, दिस वन 276। और अगर आप इससे डिवाइड करते हैं 276 को, तो आप देखेंगे 6 दूना 12, मतलब इसके कितने पे जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 मोल। कितना मोल आ गया बेटा, ध्यान से सुनो, Ag2CO3 के कितने मोल आ गए हैं, 0.2 मोल आ गए हैं। क्या आपको इसके मोल से निकालने आ गए, जितना मास गिवन है उसको मोलर मास से डिवाइड किया। मोलर मास निकालना सभी बच्चों को आना चाहिए, सभी बच्चों को एटॉमिक मास याद होने चाहिए, तो जाकर के मोलर मास आ जाएगा। तो ये हमने n निकाल दिया भाई, अब n तो आ गया, अब निकालना आपका सिल्वर का वेट निकालना है। अब फिर तरीका वही है, अगर सिल्वर का वेट आपको निकालना तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं मोल मोल रेशो एनालिसिस। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, n ऑफ सिल्वर निकालने के लिए यहाँ इसका स्टोइकियोमेट्री ध्यान देंगे, ये समझने वाला है। जिस बच्चे को ये चीज़ समझ में आ गई उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपेयर करेंगे जिससे निकालना है। निकालना किससे है, 55.2 ग्राम ऑफ Ag2CO3 से, तो इसके मोल निकाल दिया आपने 0.2, और इससे ही आपको सिल्वर का क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो इसके मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके मोल निकालने के लिए इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है, 4, देखो आप, हाँ, और इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है, 2, नीचे कितना लिख दिया 2, और इनटू क्या कर दिया 0.2, व्हाट द कंसेप्ट, इससे ये कैंसिल होगा, बराबर कितना मोल आ जाएगा, दिस वन 0.4 मोल। किसके मोल आए बेटा, ये मोल आ गए हैं, सिल्वर के मोल आ गए हैं। अब सिल्वर के मोल अगर 0.4 आ गए तो ऐसा करो, इसका वेट निकालो। अब वेट बराबर क्या होगा, n × m होगा, m का मतलब एटॉमिक मास लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंट है हमारे पास, दिस वन एटॉमिक मास, और अभी आपको बताया था एटॉमिक मास कितना है इसका, 0.4 × एटॉमिक मास यहाँ बताया था कितना सिल्वर का, 108। तो 108 का मतलब कितना हो गया, 4 × 8 = 32, मतलब 2 और 3 और 4 × 4, मतलब पॉइंट कितना हो गया, दिस वन 43.2, और इतना क्या बन जाएगा, ग्राम। गॉट द कंसेप्ट। ये किसका वेट आ गया बेटा, ये वेट निकाला आपने, वेट ऑफ सिल्वर लिखा है ना, रेजिड्यू जो है उस रेजिड्यू का कितना वेट क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है, क्या निकालना आया हमें, ये बहुत क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से CO2 हो गया, O2 क्या बोल रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व एट STP। टोटल में क्या आएगा, टोटल में आपका CO2 भी आएगा और ऑक्सीजन भी आएगा। तो इसका आपने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए तरीका क्या बताया है, वॉल्यूम अगर निकालो तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है आपको, मोल्स चाहिए होते हैं। तो ऐसा करो, मोल ऑफ CO2 निकालो। अगर CO2 के मोल्स निकालेंगे तो फिर वही तरीका है, कैसे, इसका स्टोइकियोमेट्री कितना हो गया 2, और किससे करेंगे, Ag2CO3, बेस तो हमारा Ag2CO3 ही रहेगा यहाँ पे। तो क्या किया आपने 2, और यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। वैसे ये दोनों, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो अगर इसका सिंपल रेशियो बनाए तो 1:1 का रेशियो है, तो फिर भी लिख देते हैं 2 बाई कितना लिख दिया 2, और इनटू इसका मोल कितना आया था 0.2, ये 0.2 आया था, इसलिए बराबर कितना आ गया हमारे पास 0.2। किसका मोल आया बेटा, ये मोल आया हमारे पास CO2 का।
और यहाँ से ऑक्सीजन का मोल निकालो, एन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोल निकालने के लिए इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1 है, तो 1 हो गया, डिवाइड बाई इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है, 2 है, नीचे 2 हो गया, इनटू क्या करेंगे, इसके मोल कितने थे, इसके मोल कितने, यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे बेटा, इसके मोल कितने थे, 0.2, अगर ये 0.2 है तो बराबर कितना आ जाएगा, 0.1। अब ये इतने मोल आ गए हमारे पास, एक तो ये मोल आ गया और एक हमारे पास ये मोल आ गया, ये CO2 के मोल आ गए और ये ऑक्सीजन के मोल आ गए। अगर मैं आपको बोलूँ इसके बाद कि भाई टोटल मोल्स ऑफ गैस, है ना, गैसेस कौन कौन सी हैं, एक CO2 और एक ऑक्सीजन, तो टोटल मोल्स कितने आ गए, 0.2 प्लस 0.1 जो बराबर कितना हो गया, 0.3। कितने मोल आ गए बेटा, ये टोटल मोल्स आ गए। अब आपको निकालना है क्या, आपको तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या बनेगा, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया था, n इंटू क्या बनेगा, 22.4 और n कितना आया 0.3 और इंटू कितना हो गया 22.4 हो गया, तो 3 चौको 12 हो गया, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, 3 चौको 12, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, पॉइंट कितने दो हैं, 6.72 इतना क्या बनेगा वॉल्यूम, और किस में आएगा, लीटर में आएगा। गॉट द कंसेप्ट बेटा, क्या आपको समझ में आया कि कैसे करके हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। स्टोइकियोमेट्री में आपको ध्यान रखना कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए। जिस बच्चे को नंबर ऑफ मोल्स निकालना आ गया उसको मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, जिस बच्चे को नंबर ऑफ मोल्स निकालना आ गया उसको वॉल्यूम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला सारे आपको सिखा रखे हैं, होप सो गुड, बहुत अच्छे ढंग से आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेट अस मूव, चलते हैं अगला न्यूमेरिकल। यस बेटा, अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट शुड बी हीटेड टू obtain 2.4 into 10⁻23 molecules of CO2, to obtain 2.4 into 10⁻23 molecules of CO2। मतलब किसे हमने क्या करना है, हीट करना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट शुड बी हीटेड। इसका सॉल्यूशन देखो बेटा कि हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे बोलते हैं। इसे बेटा अगर आप हीट करेंगे, देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं आप, इतना ध्यान रखेंगे, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सबसे पहले CaCO3 इसमें बनता है एक, दूसरा इसमें वाटर बनता है और तीसरा इसमें CO2 गैस इवॉल्व होती है। याद रखेंगे आप, क्या बोला, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है, किसका निकालना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, गिवन क्या है, टू obtain 2.4 into 10⁻23 molecules of CO2। यहाँ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हैं, CO2 के मॉलिक्यूल्स बराबर 2.4 into 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो भाई काम क्या है आपका, सबसे पहला काम है n निकालो, और n निकालने के लिए आपको मोल कंसेप्ट याद होगा। n अगर आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो बराबर क्या बनेगा, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स बाई एवोगैड्रो नंबर। तो ध्यान देंगे, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं यहाँ पे, 2.4 मॉलिक्यूल्स, 2.4 into 10⁻23 बाई क्या बनेगा, Na, और एवोगैड्रो नंबर को कैलकुलेशन के लिए कितना ले रहा हूँ मैं, 6 into 10⁻23, मतलब अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4। और द कंसेप्ट, कितने मोल आ गए यहाँ पे, दिस वन इज 0.4 मोल्स, किसके आ गए, CO2 के। अब ध्यान देंगे, इस पूरी इक्वेशन को देखो आप, ये अपने आप में 1:1 है ना, ऐसे करके बनी हुई 1:1 के रेशो में है। तो भाई जितना मोल CO2 का निकलेगा उतना ही मोल किसका भी होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। इसलिए क्या करेंगे, आपको जब वेट निकालना है तो वेट निकालने के लिए क्या चाहिए, n इंटू m मोलर मास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास निकालते हैं। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसका मोलर कैल्शियम कितना हो गया 40, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, कार्बन कितना हो गया 12 दूना 24, ठीक है, और ये कितना हो गया 3 दूना 6, 16 6 के 96, ठीक है। तो ये बना आपका 6 4 10 और 2 12, 1 हो गया 9 और 1 10 और 2 12 4 16, कितना बन गया 162। व्हाट द कंसेप्ट, तो क्या किया आपने, n आपके पास कितना आया था 0.4 हो गया और ये बना आपका 162, 4 दूना 8 हो गया
4 6 24 हो गया, और 4 एकम 4 और 2 6, मतलब कितना बना 64.8 ग्राम। आया बेटा आपको समझ में? यस एंड नो? मतलब जो मोलर मास आया Ca और HCO3 बाइकार्बोनेट का मोलर मास आया 162, ये आपने निकाल दिया। यहाँ से आपने वेट निकालना था, n आपको पता चल गया, जितना n यहाँ आया उतने n से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, क्योंकि इसका n भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि 1:1 के रेशियो में, इसलिए 64.8 ग्राम हमारे पास क्या बना। दिस वन इज वेट ऑफ द व्हाट, वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आया बेटा समझ में कैसे करके हमने इसे सॉल्व किया। चलते हैं, लेट अस मूव टुवर्ड्स जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो आप, क्या है ये बोले कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 7 मोल्स ऑफ सी। हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, 2A है, 3B हो गया और 5C हो गया। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ए, मतलब n निकालना, किसका निकालना, ए का निकालना है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 7 मोल्स ऑफ सी, और सी का कितना मोल दिया, दिस वन 7 मोल, ये आपको गिवन है। यहाँ पे ए का मोल्स निकालना है, तो अगर आपको ए के मोल्स निकालने हैं तो तरीका फिर वही, स्टोइकोमेट्री बेस्ड। ये 2 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा 5, और कितने मोल्स दिए हैं, 7 मोल्स दे रखे, इनटू क्या करेंगे 7, मतलब कितना हो जाएगा 14/5। फॉर द कंसेप्ट, ये इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। यह आगे है, कैलकुलेट द वेट ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन 85 ग्राम ऑफ अमोनिया इज हीटेड। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अमोनिया है, अमोनिया को हीट किया, आपको याद होना चाहिए, अमोनिया को हीट करते हैं तो एक नाइट्रोजन हो गया और दूसरा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। याद रखेंगे आप इस रिएक्शन को, अमोनिया को हीट करते हुए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कितना नाइट्रोजन है 2 है, इसके आगे 2 लिख दिया, कितना हाइड्रोजन हो गया 6 हो गया, इसके आगे कितना लिख दिया 3। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब निकालना क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ H2। आपको हाइड्रोजन का वेट निकालना है, इसका वेट निकालना है। क्या दिया हुआ, प्रोड्यूस्ड व्हेन 85 ग्राम, W किसका दिया है, अमोनिया का, कितना दिया 85 ग्राम। क्या निकालो, तरीका वही है, मोल्स निकालो। मोल निकालने के लिए गिवन मास भाई, गिवन मास 85 बाई मोलर मास, मोलर मास कितना होगा अमोनिया का 17, कितना मोल आ गया 5 मोल। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको फटाफट करना आना चाहिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसके मोल निकालेंगे, तो सबसे पहले इसके मोल निकालने के लिए फिर स्टोइकोमेट्री का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, ये तो गिवन मास से मोल निकाल दिया, लेकिन अब इसके मोल निकालने के लिए ये बेस है, तो ये बेस है, तो इसका मतलब अमोनिया और हाइड्रोजन को कंपेयर किया, तो क्या किया आपने, इसके मोल आ गए 3 और इसके स्टोइकोमेट्री 2 है, और इनटू क्या करेंगे इसके मोल कितने आए 5, कितना हो गया 15/2। 15/2 क्या है बेटा, दिस इज द मोल ऑफ द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के मोल्स आ गए। अब क्या करेंगे, वेट निकालेंगे, n इंटू क्या करेंगे m, n कितना आ गया 15/2। ठीक है बेटा, और मोलर मास कितना होगा H2 का 2 है ना, 2 H2 लिखा जाता है, इसलिए बराबर कितना आ गया, दिस वन 15 ग्राम। आया बेटा समझ में, यस एंड नो, बहुत क्लियर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना बन गया 6 बन गया। होप सो गुड, आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। यस बेटा, अगला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का आपने वेट निकालना है, which is required to produce 3.04 ग्राम ऑफ ग्रीन रेजिड्यू। ध्यान देंगे कैसे करके आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट है, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। जब बेटा आप इसे हीट करेंगे, यह आपको याद रखना है, यहाँ से एक तो नाइट्रोजन निकलती है, दूसरा यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, और तीसरा निकलेगा Cr2O3। और ये Cr2O3 जो है, यही अपने आप में ग्रीन रेजिड्यू के नाम से जाना जाता है। फॉर द कंसेप्ट, ये कैसा है, दिस वन ग्रीन रेजिड्यू। और ग्रीन रेजिड्यू जो है उसका वेट कितना दिया, प्रोड्यूस 3.04 ग्राम ऑफ ग्रीन रेजिड्यू, इसका वेट दिया है 3.04 ग्राम। ठीक है बेटा, आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द वेट। आपको अमोनियम डाइक्रोमेट का वेट निकालना है, क्या चाहिए
इसका अगर आपको वेट निकालना तो क्या चाहिए आपको, n चाहिए इंटू मोलर मास। ठीक है बेटा, मतलब इसका n निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। तो इसका n निकालो सबसे पहले। इसका n निकालने के लिए क्या करेंगे, 3.04 बाई क्या करेंगे इसका मोलर मास। Cr2 क्रोमियम जो है वो 52 होता है, इंटू 2 + 3 × 16, ये बराबर आ जाएगा 152। ठीक है बेटा, 152 से डिवाइड किया, ये बराबर आएगा 1/50। ठीक है बेटा, कितना आ गया, दिस 1/50 आ गया, इतना मोल। अब ये 1 है, ध्यान से सुनो, ये 1 रेशो में है और ये भी 1 के रेशो में है। अगर ये दोनों के दोनों 1 के रेशो में है, मतलब ये भी 1 और ये भी 1, इसलिए जितना मोल Cr2O3 का आया, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का जितना मोल आया, उतना ही मोल किसका भी होगा, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसलिए इसका मोल n बराबर कितना लिख दूंगा मैं, 1/50। और क्या करेंगे, इसका जो मोलर मास आएगा, इसका मोलर मास आएगा 252। कितना आएगा बेटा, दिस इज द मोलर मास ऑफ द अमोनियम डाइक्रोमेट। अगर इसका मोलर मास 252 आया तो हमने इसका वेट निकाला और ये आया 1/50 हो गया। और इनटू अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 252 से, तो बेटा इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा इट जस्ट इक्वल टू 5.04। कितना बनेगा, 5.04, इतना ग्राम इसका क्या बनेगा, वेट बनेगा। दिस इज द वेट ऑफ द अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है बेटा, कैसे निकाला आपको समझ में आ जाना चाहिए। कैलकुलेशन भाई आपको करनी है, कैलकुलेशन देख लें आप। ठीक है, यहाँ हमारे पास n यहाँ से निकाल दिया, जो n यहाँ आया, यहाँ से W निकाला, W निकालने का तरीका आपको बता दिया। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, अब हमारे पास, अभी तो हमारे पास आया था केस फर्स्ट, अब चलते हैं नाउ द सेकंड वन। यहाँ लिखूंगा केस नंबर सेकंड, और केस नंबर सेकंड जो बनेगा उसमें क्या होगा कि देयर इज मोर देन 1 रिएक्टेंट। क्या बनेगा, अभी सिंगल रिएक्टेंट था बेटा, अब आएगा नाउ मोर देन 1 रिएक्टेंट। ध्यान से सुनेंगे आप इस कंसेप्ट को, क्या बोलने जा रहा हूं मैं। आई एम सेइंग अबाउट केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोर देन 1 रिएक्टेंट को पढ़ने जा रहे हैं। अभी भी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मोल एनालिसिस कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। मोर देन 1 रिएक्टेंट है, और जो रिएक्टेंट मोर देन 1 है उनमें से किसी भी एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन ये न्यूमेरिकल में आपको दे देता है, या तो मोल दे देगा या तो मास दे देगा। क्या बेटा, मोर देन 1 रिएक्टेंट में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा तो किसी एक रिएक्टेंट का या तो वो आपको न्यूमेरिकल में मोल दे देगा या तो मास दे देगा, और उस मोल और मास को बेस मान करके आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। सबसे पहले चलते हैं, जैसे कि हमारे पास एसिड हो गया और बेस हो गया, जो मिल करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और साथ में वाटर। सबसे पहले हम ये रिएक्शंस करते हैं और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उनको फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पे कैलकुलेट द वेट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 80 ग्राम ऑफ NaOH। ध्यान से सुनेंगे कि हमारे पास एसिड बेस वाली जो रिएक्शन होती हैं वो न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये लिया जा रहा है, HCl स्ट्रॉन्ग हो गया, ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा बेटा, देखो आप कि हमारे पास NaOH लिया हमने, HCl लिया, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, साथ में वाटर को निकालेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ NaOH कितना दिया है, NaOH का वेट दिया है W बराबर दिस 180 ग्राम ऑफ NaOH। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द वेट, किसका वेट निकालना, देखो आप W ऑफ HCl निकालना है। अब तो आपको समझ में आ रहे होंगे कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले निकालेंगे इसके बोलो मोल्स निकालेंगे। क्या किया, गिवन मास बाई NaOH का मोलर मास, जो NaOH है इसका मोलर मास कितना होता है 40 से डिवाइड किया बराबर 2। ठीक है बेटा, इसके मोल्स आ गए। क्या करेंगे, HCl के मोल्स निकालेंगे, दोनों 1:1 के रेशो में है। अगर इसके मोल भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 1/1 है ना, सिखा रखा है आपको, 1/1 इंटू क्या करेंगे 2, क्योंकि ये बेस है हमारा, इससे ही आगे चलेंगे, बराबर कितना आ गया 2 मोल्स।
क्या निकालना बेटा आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द वेट। वेट बराबर क्या बनेगा, n इंटू एम। n कितना आ गया 2, और जो HCl है, HCl का मोलर मास कितना होगा 1 + 35.5 जो बराबर कितना बनेगा 36.5, इसलिए क्या बना 36.5 हो गया। ये 2 5 जो 2 5 10 हो गया, 2 3 6 और 2 6 के 12 1 13 हो गया, और 2 3 6 और 1 7 हो गया। ठीक है बेटा, ये कितना बन गया आपका 73 कितना क्या बन गया ग्राम बन गया। होप सो गुड, आपको ये न्यूमेरिकल पैटर्न समझ में आया होगा। अगर हमारे पास मोर देन 1 रिएक्टेंट है तो ये क्या करेगा कि किसी में उन दो में से, ये दो से ज़्यादा जो या एक से ज़्यादा जो हैं उनमें से किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन वो आपको दे देगा। चाहे मास दे देगा, क्या दे देगा, मास देगा, ठीक है बेटा, या क्या दे देगा, मोल्स दे देगा। मास और मोल्स में से निकालना, क्योंकि हम मोल कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं तो मोल निकाल दो। अब मोल को बेस मान करके स्टोइकियोमेट्री देखो, स्टोइकियोमेट्री का रेशो कैसे बनता है। स्टोइकियोमेट्री सबको समझ में आ जानी चाहिए। अभी भी मैं आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, देखो ये Na हो गया 1, यहाँ 1 हो गया, यहाँ H कितने हो गए 2, यहाँ 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, यहाँ 1 है। Cl कितना है 1। तो सारा का सारा जो चीज़ें आपको करवाई जा रही थी वो करवाई जा रही थी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। होप सो गुड बेटा, आज जितनी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। बाकी के न्यूमेरिकल पैटर्न्स जो बच रहे हैं वो आपको कल करवा देंगे और अगला टॉपिक भी कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा मैं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक है उसी को आगे प्रोसीड करते हैं, और हमारा टॉपिक था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। आपको मैंने उसमें कंसेप्ट दिया था जो पहले नंबर का था, दैट वाज मोल एनालिसिस। उसका केस नंबर फर्स्ट आपको करवाया था। केस नंबर सेकंड के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, और केस नंबर सेकंड हमारा क्या था कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट मोर देन 1 हो, ऐसी कंडीशन में आपको कैसे करके न्यूमेरिकल पैटर्न को सॉल्व करना है। आपको मैंने कल कंसेप्ट बताया भी था कि अगर मान लो हमारे पास मोर देन 1 रिएक्टेंट है तो किसी एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, चाहे मास गिवन होगा चाहे मोल गिवन होगा। और याद रखेंगे मास गिवन है तो उसको मोल में चेंज करना है, क्योंकि हम मोल एनालिसिस को पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो भाई अब हमारे पास क्वेश्चन का पैटर्न बन रहा है। यहाँ आपको ध्यान होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनमें सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कल करवा दिया था। सेकंड क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4। यू हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 11.2 ग्राम ऑफ KOH। दिस वन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है। तो अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करूं, ये मेरे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और दूसरा लिया बेटा हमने H2SO4 लिया, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। ये दोनों रिएक्शन करेंगे और यहाँ से सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब K2SO4 बन गया और साथ में बाहर निकलेगा वाटर। बहुत क्लियर है। ये अनबैलेंस्ड है, यू हैव टू बैलेंस देम। तो पोटाशियम कितना लिया आपने 2 लिया, इसलिए इसके आगे कितना लिख दो 2 लिख दो। अगर आपने इसे 2 लिखा तो देखो बैलेंस हो रहा नहीं हो रहा है। यहाँ हमारे पास ये ऐसे बन गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 4, 4 का मतलब कितना हो गया, यहाँ आपने 2 लिख दिया 2H2। इज इट बैलेंस्ड, K2 हो गया, SO4 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, 4 और 2 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या बने, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनी। बहुत क्लियर है। अब आपने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, ठीक है। इसके लिए इधर के लिए जो लाइन ड्रॉ की उसमें QH के बारे में लिखेंगे, इधर सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। आपको दिया क्या है, ध्यान देंगे 11.2 ग्राम ऑफ QH दे रखा है, मतलब आपको मास दे रखा है, गिवन मास। W कितना दिया है 11.2 ग्राम आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना है, जितना भी मास है उसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, बोलो। आपको उसे मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मोल बराबर क्या होगा, N बराबर गिवन मास बाई मोलर मास। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है वो कितना है, दिस वन 56। ठीक है बेटा, ये आप तो सिखा रखे हैं कैसे मोलर मास निकालते हैं। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे
तो ये बराबर कितना बनेगा, पॉइंट को यहाँ ले लो आप, ये पॉइंट बन गया और 2 से चला जाएगा ये, दैट्स वाई ये आया आपका 0.2। इतने मोल आए हमारे पास 11.2 ग्राम ऑफ QH से 0.2 मोल आ गए हमारे। कितने मोल्स आए बेटा, दिस 1.2 मोल्स। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट द मास। आपको मास निकालना, किसका मास निकालना है, H2SO4 का मास निकालना है। तो अब आपको कंसेप्ट क्या है, अगर आपको H2SO4 का मास निकालना तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपका मोल निकालना होता है। तो पहले भाई मोल निकालो, और मोल निकालने के लिए कंसेप्ट आपको दिया है। अब आपको स्टोइकियोमेट्री का यूज करना है। तो इसका स्टोइकियोमेट्री कितना 1 और इसका स्टोइकियोमेट्री कितना 2। इसके जिसका मोल निकालना है उसका स्टोइकियोमेट्री ऊपर लिखा, और जिससे यूज कर रहे हैं, जिससे निकाल रहे हैं, उसका स्टोइकियोमेट्री ये 2 नीचे आ गया। और इसके मोल कितने आए, 0.2 मोल। तो इंटू कितना हो गया 0.2, जो बराबर कितना बनेगा 0.1 मोल। सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल आए बेटा, अगर 11.2 ग्राम QH को ले लें तो सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मोल यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, 0.1 मोल। इसका 0.2 मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका 0.1 मोल। तो कितना मास इसका क्या करेगा, रिएक्ट करेगा QH को। सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मास चाहिए होगा जिससे कि QH न्यूट्रल होकर के K2SO4 बना दे। तो भाई मास निकालो भाई आप। तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, N इंटू एम है। N कितना है बेटा बोलो, 0.1, ये निकाल दिया आपने। और मोलर मास कितना है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का, 98 है। इसलिए बराबर कितना हो गया 9.8, और किस में है ये, ग्राम में, क्योंकि आपको मास निकालना है। होप सो गुड, आपको बहुत इजीली तरीके से ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, कैसे करके निकालते हैं, जब भी मास गिवन हो उसको मोल में चेंज कर दो। मोल में चेंज करने के बाद जिसका निकालना है उसके साथ कंपेयर करो। स्टोइकियोमेट्री का यूज जरूर करेंगे, यही आपको आना चाहिए। स्टोइकियोमेट्री यूज करना नहीं आता तो हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब हमने क्या किया बेटा, ध्यान देंगे, ये एल्यूमिनियम लिया और एल्यूमिनियम को बर्न किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। और एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से बर्न होगी तो ये अपना ऑक्साइड बनाएगा, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3, जिसे मैंने, अगर आपको याद होगा, एल्यूमिना भी बोला था। दिस वन एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। तो भाई बैलेंस करना आपने इसे बैलेंस करने के लिए ऐसा करेंगे, इसके आगे लिख दो 4 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिख देंगे, 2 3 जा है ना 6 हो गया। तो मतलब यहाँ कितना ऑक्सीजन आएगा, 3 आ जाएगा। बहुत क्लियर है बेटा, दिस वन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बहुत क्लियर है। अब हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ एल्यूमिनियम के लिए छोड़ दिया, ये ऑक्सीजन के लिए। आपको निकालना क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जिसका मास निकालना है, ये ऐसे कर दिया हमने, ऑक्सीजन का मास निकालना है। आपको दिया क्या है, बर्न कंप्लीटली 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है ये कितना दिया है, दिस वन 54 ग्राम दिया है बेटा। नाउ इसके मोल निकालो। इसके मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास 54, और एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है बेटा, वो बराबर कितना होता है, दिस वन 27। ये चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई। तो यहाँ आ गया आपका, यहाँ 27 आ गया, गिवन मास बाई एटॉमिक मास, जो बराबर 27 दूना कितना हो गया, 54 हो गया, है ना, 54 हो गया। एन इसका 2 आ गया। अब जब इसका एन आ गया तो अब आपने यहाँ अप्लाई करना। तो अगर आप ऑक्सीजन के मोल निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन के मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इस ऑक्सीजन, क्योंकि इसके मोल निकालने तो इसका स्टोइकियोमेट्री ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे किसका स्टोइकियोमेट्री, जिससे आप इसके मोल निकाल रहे हैं। तो इसके 3 मोल हैं, इसके 4 मोल हैं। 4 वाले को नीचे लिख दिया, जिसका निकाल रहे हैं उसे ऊपर लिख दिया। इनटू क्या किया, देखो एक बार नहीं, मैं 10 बार आपको बता रहा हूँ। अब भी अगर आप नहीं समझते तो बेटा ये मेरा फॉल्ट नहीं होगा, ये आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करो। छोटे छोटे टर्म्स हैं लेकिन इनको आना चाहिए, समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, समझ नहीं आया तो ये 0% है, फिर तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। बहुत कोशिश करें कि टीचर कितनी मेहनत करके आपको बता रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से इसे डिवाइड किया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। 2 3/2 का मतलब कितना हो गया, दिस वन 1.5। तो इतने मोल आ गए, कितने मोल आए हमारे पास, 1.5 मोल आ गए। लेकिन आपको निकालना क्या, आपको मास निकालना है। तो भाई अगर आपको इस ऑक्सीजन का मास निकालना है
तो क्या करेंगे N इंटू एम, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, हैं बोलो, ऑक्सीजन 16 दूना 32 32, तो क्या किया आपने 32 से मल्टीप्लाई किया, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 32 से हो जाएगा, 32 का आ जाएंगे 16, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 32 और 16 कितना हो गया 48, इतना बन जाएगा बेटा, 48 ग्राम बन जाएगा। और द कंसेप्ट बेटा, यस एंड नो, समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। आपको निकालना क्या था, आपको मास निकालना था, ठीक है बेटा। अब आया क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का मास निकालना है। ध्यान देंगे यहाँ पे, मैं आपको एक चीज यहाँ दिखा लेता हूँ, एक बार बता लेता हूँ कि हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड को लिखने का तरीका क्या है, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। ये ऑक्जेलिक एसिड जो मैंने लिखा है बेटा, इसे बोलेंगे दिस वन इज एनहाइड्रस। क्या बोला जाता है, एनहाइड्रस। कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। कितने क्या कहते हैं हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, है ना। या H2 को आगे लिख देता हूं, तो ये लिखा मैंने H2C2O4, मतलब 64 आपका ऑक्सीजन बन गया, 12 दूना 24 आपका ये कार्बन का बन गया, 2 बन गया। कितना हो गया, 4 और 4 8 और 2 10, ठीक है, 6 और 2 8 1 9। ये बना हमारे पास एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कैसा है बेटा, ये एनहाइड्रस है। और ऑक्जेलिक एसिड को थोड़ा ऐसे भी लिखा जाता है, COH हो गया, COOH हो गया डॉट 2H2। तो इस कंडीशन में इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड, क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। ध्यान से सुनेंगे, ये हाइड्रेटेड है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर कितना हो गया, 2 हो गया, तो 18 दूना 36, अगर इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा, ये 6 हो गया, और 9 और 3 12। मतलब अगर हमारे पास हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड होगा तो उसका मोलर मास कितना आएगा, 126। अब आप यहाँ देखो, यहाँ जो ऑक्जेलिक एसिड आपको दे रखा है ये हाइड्रेटेड नहीं है, ये कैसा, एनहाइड्रस है। कैसा है बेटा, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस उसे बोलते हैं जिसमें पानी नहीं है, जिसमें पानी नहीं, विदाउट वाटर जो होगा उसे एनहाइड्रस बोलेंगे। अगर आपको याद होगा, आपने 10th क्लास में एक कंपाउंड का नाम सुना था, अगर आपको याद है Na2CO3.10H2O। सभी बच्चों को ध्यान होगा, वॉशिंग सोडा के बारे में सभी को पता है ना। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10। ये हाइड्रेटेड है। और अगर मैं इसको चेंज करके इसे गर्म कर दूं तो यहां से क्या बनाऊंगा, Na2CO3 और 10H2। अब जो ये बनेगा इसे बोल देंगे दिस वन इज एनहाइड्रस, इसे बोलेंगे दिस वन हाइड्रेटेड। ये हाइड्रेटेड है और ये कैसा है, एनहाइड्रस। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। अब ध्यान देंगे, इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। ये न्यूमेरिकल है क्या हमारे पास, ये क्या बोलना चाह रहा है, बेसिक से चीजें हैं। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4। ऑक्जेलिक एसिड हो गया और KMnO4 की रिएक्शन हो रही है। क्या चीज हो रही है बेटा, एक तो हमारे पास KMnO4 है, पोटाशियम परमैंगनेट, और दूसरा है ऑक्जेलिक एसिड। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। ध्यान देंगे, ये रिएक्शन किसी एसिड की प्रेजेंस में नहीं हो रही है, वरना उसका प्रोडक्ट कुछ और बन जाता। लेकिन ये रिएक्शन जो है किसकी प्रेजेंस में नहीं है, एसिड की प्रेजेंस में नहीं है, केवल और केवल क्या है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। तो भाई अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन लिख दूं, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। KMnO4 लिया और इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2C2O4 के साथ में रिएक्शन करवा दूं, तो यहां से बेटे एक बनेगा, एक तो बनेगा सबसे पहले MnO बनेगा, इसे लिख देंगे 2MnO, फिर बनेगा K2O, फिर बनेगा यहां से 10CO2, और फिर बनता है 5H2O। क्या बनता है, 5H2। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। देखना, मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 10 हो गया। कार्बन 5 दूना 10, 10 कार्बन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनी। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपको निकालना क्या है, सबसे पहले इसने क्या दिया है आपको, कंप्लीटली रिएक्ट विद, है ना, रिएक्ट कंप्लीटली विद 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4।
KMnO4 कितना है, इसका वेट आपको दिया है दिस वन 31.6 ग्राम। ठीक है बेटा, इसके मोल निकालो। इसके मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, 31.6 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, 158 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, 158। अच्छा ध्यान देंगे, KMnO4 जो है इसका जो मोलर मास आता है, पोटाशियम 39 हो गया, Mn आपका 55 हो गया, ऑक्सीजन 4 × 16 हो गया। अगर इस पूरे को आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, दिस वन 158। कितना आ गया बेटा, 158 आ गया। अब अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो मतलब यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 0 आएगा, और ये 5 × 31 और 5 × 5, ठीक है, और 5 3, ये आपका आएगा दिस वन 1 कितना बन जाएगा बेटा, 5 बनेगा। बहुत क्लियर है, यस एंड नो। इसके मोल्स कितने आ गए, 1/5 आ गए। अब जब इसके मोल्स आ गए तो आपने निकालना क्या है, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकालना है। तो ऑक्जेलिक एसिड का मास तो भाई आपको निकालना है, तो मास निकालने से पहले क्या करेंगे बेटा, इसके मोल्स निकालेंगे। तो इसका मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री का यूज करेंगे। इसका स्टोइकियोमेट्री कितना बोलो, इसका स्टोइकियोमेट्री 5, इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, नीचे डिवाइड कर दिया। ये कितना लिखा, इनटू 1 कितना लिख दिया 5, ये और ये कैंसिल, n कितना आ गया 1/2। कितना मोल आ गया ऑक्जेलिक एसिड का, 1/2। निकालना क्या है आपको, इसका मास निकालना। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, n × m। n कितना है 1/2, ठीक है बेटा, 1/2 इंटू m कितना है ऑक्जेलिक एसिड का, अभी आपको बताया था दिस वन 90 कितना आया था एनहाइड्रस का, 90 यहाँ लिख दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 45, क्या आया, ग्राम आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको कंसेप्ट। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इवॉल्व। आपको क्या निकालना है, CO2 गैस को का वॉल्यूम कितना इवॉल्व हो रहा है, कहाँ पे निकालना है, STP पे निकालना है। तो STP पे अगर CO2 का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहला कंसेप्ट वही है कि इसके मोल निकालो। क्या निकालो, इसके मोल निकाल दो। अगर आप इसके मोल निकाल रहे हैं तो इसका मोल निकाल, क्योंकि पहले क्या बोला, ये वॉल्यूम निकालो, तो पहले निकालो मोल। मोल निकालने का तरीका क्या है, स्टोइकियोमेट्री। कितना है इसका 10, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे जो गिवन था। गिवन क्या था आपके पास, 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4। ध्यान देंगे, इसी से कंपेयर करेंगे, इससे नहीं करेंगे कंपेयर, इससे कंपेयर करेंगे। तो 10 क्या करेंगे, 2 करेंगे, इनटू इसका मोल कितना आया था 1/5, मतलब कितना हो गया, ये ऐसे 5 हो गया, और ये कितना हो गया दिस वन 1। n बराबर कितना मोल आया बेटा, दिस वन 1 मोल। ठीक है बेटा, अब n अगर 1 मोल आ गया तो वॉल्यूम निकालो। अब वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, n × 22.4, क्योंकि फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, एक बार नहीं कई बार मैं आपको बता रहा हूं ये वाला फॉर्मूला। n बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्या लिखेंगे बेटा, NTP, और बाई क्या लिखेंगे यहाँ नीचे, दिस वन 22.4। ये एक बार नहीं 10 बार बता दिया, ये लीटर में है। तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो n इंटू क्या कर देंगे, बराबर 22.4, और ये कितना है 1 × 22.4, जो बराबर कितना आ जाएगा 22.4 लीटर। गॉट द कंसेप्ट बेटा, होप सो गुड। आपको ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अगला कंसेप्ट पे। यस यस बेटा, अब मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, तो इसी टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं हम, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, और इसके अंदर केस थर्ड बनता है। नाउ केस थर्ड क्या बनता है, इसमें लिखेंगे मोर देन वन रिएक्टेंट। ये तो मैंने सेकंड में भी लिखवाया था, लेकिन यहां लिखा जाता है इंफॉर्मेशन अबाउट अ टू रिएक्टेंट इज गिवन। आपको न्यूमेरिकल में वहां तो बोला था कि किसी एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट 2 रिएक्टेंट इज गिवन।
कम से कम जो दो रिएक्टेंट होंगे उनके बारे में आपको क्या दे रखी होगी, इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। बहुत क्लियर है बेटा। और इसके अंदर जो टॉपिक बनता है वो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं। एंड दिस वन इज द फर्स्ट वन इज, इसे नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या पढ़ते हैं बेटा, इसे लिखा मैंने लिमिटिंग रिएजेंट। एक हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होता है और एक होता है द सेकंड वन इज एक्सेस रिएजेंट। क्या बोला बेटा, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है ये तो आप समझ पा रहे होंगे, एक्सेस का मतलब जो ज्यादा है और लिमिटिंग का मतलब जो लिमिट में है। तो ध्यान से सुनो, लिमिटिंग रिएजेंट किसे बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट उसे बोला जाता है जो रिएक्शन में लिमिट में होता है और किसी भी रिएक्शन में जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है। क्या बोला मैंने, कि जो एक लिमिट में है और जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है, विच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन। और एक्सेस रिएजेंट कौन होता है? एक्सेस रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में क्या कहता है कि एक्सेस अमाउंट में रहता है, और एक्सेस अमाउंट में रहता है और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो छूट जाता है, लेफ्ट बिहाइंड, इसका कुछ पार्ट छूट जाता है, उसे नाम दिया जाता है एक्सेस रिएजेंट। अच्छा, इसका सीधा सा कंसेप्ट मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल बताता हूं कि जैसे मान लो बेटा, हमें या मेरी टेंडेंसी या आपकी टेंडेंसी क्या है कि भाई हम ऐसा करते हैं कि मॉर्निंग में जो हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है उसमें हम 4 रोटी खाते हैं, और 4 रोटी खाने के लिए हमें 1 कटोरी दाल की चाहिए। ठीक है बेटा, दाल की कितनी चाहिए? 1 कटोरी चाहिए। कितनी रोटियां खा रहे हैं? 4 रोटियां खा रहे हैं। अब क्या हुआ, हम ऐसा बोलेंगे कि अनफॉर्चुनेटली आज जो है कि हमारे पास 1 बाउल, 1 कटोरी दाल के बजाय आधी कटोरी दाल हमें मिली। ठीक है बेटा, क्या बोला गया कि 4 रोटियां 1 कटोरी दाल से खा रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास दाल कितनी बची? 1 कटोरी। अब उस 1 कटोरी से आपने देखा कि केवल आपकी 2 रोटी खाई गई। समझ रहे हैं आप? तो दाल तो पूरी आपने यूज कर ली क्योंकि आधी कटोरी दाल थी। अगर दाल हमारे पास आधी कटोरी थी तो रोटियां 4 थी, लेकिन 4 में से आप कितनी खा पाए? 2 रोटियां ही खा पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो दाल है, वो जो हमारे पास दाल थी वो अपने आप में क्या थी? लिमिट में थी। और लिमिट में अगर थी तो वो रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही कंज्यूम होगी, मतलब पूरी रोटियां खाने से पहले ही आपकी दाल समाप्त होगी। तो दाल अगर समाप्त होगी तो इसका मतलब वो क्या था? लिमिटिंग रिएजेंट। और बचा क्या है? बचा क्या? एक्सेस में क्या बच गया? रोटियां बच गई। तो रोटियां अपने आप में क्या हो जाएंगी? एक्सेस रिएजेंट होंगी। और उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा? कितना आपने खा लिया। व्हाट द कंसेप्ट? जो आपने खाया, जो आपके पेट में चला गया, वो क्या बना? आपका प्रोडक्ट बन गया। आप समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ दाल थी वो लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है, और जो हमारे पास क्या कहते हैं रोटियां, वो किसका काम कर रही हैं? एक्सेस रिएजेंट का काम कर रही है। लेकिन यहां तो भाई हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहां दाल रोटी वाला कंसेप्ट तो नहीं आएगा। यहां हम एक रिएक्शन को बेस मान करके उसको डिफाइन करेंगे। अब ध्यान देंगे, कंसेप्ट क्या है कि भाई कितना जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बचेगा, कितना बचेगा, किस पे डिपेंड करेगा? इस लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा कि एक्सेस रिएजेंट कितना बच रहा है, और कितना प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। आप समझ पा रहे हैं क्या बोला गया कि कितना एक्सेस रिएजेंट छूट रहा है, कितना छूट रहा है रिएक्शन करने के बाद, एक्सेस में कितना छूट गया, और कितना प्रोडक्ट बनेगा। भाई उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये लिमिटिंग रिएजेंट है। वही कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया कि 2 रोटियां छूट गई हैं। किसके कारण छूटी हैं? इस दाल के कारण छूटी हैं। समझ रहे हैं आप? अगर दाल पूरी रहती तो चारों के चारों रोटियां खा लेते, लेकिन बच गई। कितनी बची? 2 रोटियां बची। क्यों? एक्सेस रिएजेंट बच गया। किसके कारण बची? इस लिमिटिंग रिएजेंट के कारण। और कितनी खाई गई है, कितना प्रोडक्ट बना, वो भी किसके कारण डिपेंड करेगा? दिस वन लिमिटिंग रिएजेंट। दैट्स व्हाई आपको क्या करना है? एक इक्वेशन को बेस मान करके इसे डिफाइन करना। अब हमने इसमें ध्यान रखेंगे
कि कैसे करके लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करते हैं, कैसे करके एक्सेस रिएजेंट को फाइंड आउट करते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स कि जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल बनता है, एक रिएक्शन में लिखता हूं ये ए है, ठीक है बेटा, ये मैंने ए लिया और ये मैंने कितना ले लिया 2b लिया, और ये मिल करके मान लो कि सी बना रहा है। और ये रिएक्शन जो मैं यहां लिख रहा हूं, दिस वन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ध्यान रखेंगे अभी भी मैं आपको जो कंसेप्ट करवा रहा हूं ये सारे के सारे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के कंसेप्ट करवा रहा हूं। अब इसमें क्या किया बेटा मैंने, मान लो इसके कितने मोल्स हैं, इसके हैं 5 मोल्स हैं, ये आपको गिवन है, और इसके कितने मोल्स हैं 8 मोल्स गिवन है। मैं आपको ये बताना